हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एसएफएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये नवंबर 2016 में आ सकते हैं या फिर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सिर्फ मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या लिंक भेज सकते हैं उन चीज़ों का, ताकि और लोगों से शेयर करें और लोगों को भी पता चले। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चौदह में आया है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है प्लानिंग टू सेट अप अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया here where it was exploring in view of growing demand for its product and competition from the MNC. The initial project कंसिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी जो हम खरीदेंगे वो कह रहा है, एस्टिमेट करिए $500 मिलियन की, और नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बता रहा हो कि वो 500 मिलियन की है। द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, यानी कि 500 का 1/5 हो गया 100 मिलियंस पर एनम। प्रेजेंटली कंपनी, अभी जो है कंपनी की बात बता रहा है, प्रेजेंटली एक्सपोर्टिंग 2 मिलियन यूनिट, अभी हम 2 मिलियन यूनिट बना रहे हैं एवरी ईयर एट ए यूनिट प्राइस, जिसका सेलिंग प्राइस $80 है और उस पर कॉस्ट लग रही है $40। तो जो CFO है उसने एस्टिमेट करी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये सारी चीज़ें इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी सब्सिडरी। वेरिएबल कॉस्ट हो गई $20 पर यूनिट। एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, $, टू बी जो होगी वो 30 मिलियन पर एनम है। या देखिए ये पर एनम लिखा हुआ है। एंड द प्रोजेक्ट शेयर एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, यानी एलोकेटेड कॉस्ट हमारे लिए बेकार होती है, इसका यूज ही नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इंडिया 5 मिलियन हम यूनिट्स बनाएंगे जो भी सब्सिडी लगा रहे हैं अपने इंडिया में। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 साल ही है, क्योंकि वो वैसे भी कह रहा था कि 5 साल तक का 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 100 हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल बता रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 2 मिलियन यूनिट्स। अभी हम यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं वर्किंग कैपिटल के? अभी $15 मिलियन हमारे पास पड़े हुए हैं। एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन कमिंग ईयर विल डिक्रीज टू 1.5। वो कह रहे हैं कि जो अभी हम एग्जिस्टिंग कर रहे थे, कितना कर रहे थे एग्जिस्टिंग, ये रहा, एक्सपोर्ट कर रहे थे 2 मिलियन, वो कह रहा है कि वो 1.5 मिलियन तक आ जाएगा इन केस कंपनी डज नॉट ओपन सब्सिडरी, यानी अगर कंपनी सब्सिडरी ओपन नहीं करती है। इन व्यू द प्रेजेंस ऑफ कंपीटिंग MNCs दैट देयर प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप देयर सब्सिडरी इंडिया, एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स 35% और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो ये क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा पढ़ना है तो आप इसके एक पिक्चर खींच लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपने साइड में रखिए, क्योंकि इसका आंसर उसके साथ साथ आप देखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से समझ भी आएगा। याद रखिए क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन इस बार के RTP के अंदर भी दिया हुआ है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। अज्यूमिंग देयर विल बी नो वेरिएशन इन द एक्सचेंज रेट, बड़ी अच्छी बात है, एक्सचेंज रेट में कोई वेरिएशन ही नहीं है, ऑफ 2 कंट्रीज, एंड ऑल प्रॉफिट विल बी रिपार्टिएट एज देयर विल बी नो विदहोल्डिंग टैक्स, यानी कि कोई TDS भी नहीं है। एस्टिमेट NPV ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, हमें सिर्फ NPV निकालना है। तो NPV कैसे निकलता है? PVCI यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। चलिए निकालते हैं। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कंपनी जो है प्रोजेक्ट लगाएगी, यानी सब्सिडी लगाएगी इंडिया के अंदर, इनिशियल कॉस्ट होगी उसको $500, इनिशियल कॉस्ट होगी उसको $500 मिलियन, ये मिलियंस में। और उसने कहा था कि वर्किंग कैपिटल जो लगेगी वो लगेगी 50, यानी कि ये तो प्लांट हो गया और ये हमारी वर्किंग कैपिटल हो गई, तो कुल मिला के हमारे पास जो खर्चा आया प्रेजेंटली वो आया 550 का। अब उसने एक क्वेश्चन में उसने पॉइंट नंबर 5 के अंदर अगर आपने नोट कराओ तो उसने कहा था कि एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे पड़े 15 लाख रुपए, यानी कि अगर मुझे 50 लाख वर्किंग कैपिटल के चाहिए, 15 लाख पहले ही पड़े हुए हैं, तो मैं 50 में से 15 हटा दूंगा, तो यानी कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हो गया? 535 मिलियन। अब मुझे PVCI निकालना है, तो PVCI निकाल दें, कैसे निकलेगा?
सब्सिडरी के लिए सेल्स था 80, वेरिएबल कॉस्ट थी 60, तो 20, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 60 पर यूनिट। और उसने कहा था कि हम बनाएंगे कितने यूनिट सब्सिडी में, 5 मिलियन। ये कहाँ लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में लिखा था 5 मिलियन बनाएंगे। तो यानी कि हमारा जो रेवेन्यू होगा पर एनम वो होगा 300 मिलियन का। अब उसने कहा था कि फिक्स कॉस्ट भी होगी हमारी 30, ये लिखा था पॉइंट 2 में, एडिशन फिक्स कॉस्ट 30, डेप्रिसिएशन 100 क्योंकि 500 का 1/5, तो ये हो गया हमारा 170। इस पर टैक्स माइनस कर देंगे 35% का, तो ये हमारा आ जाएगा आफ्टर टैक्स 110.50 और डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नॉन कैश है, तो एनुअल कैश फ्लो हमारा आ गया 210.50। अब साल के एंड के अंदर यानी 5 साल के बाद क्या होगा, जो हमने शुरू में 15 लाख रुपए लगाए थे, जो वर्किंग कैपिटल हमारी बेकार पड़ी हुई थी जो हमने लगाए थे, ठीक है 50 लाख हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए थे, 15 लाख तो हमने वहाँ से लगा दिए थे, तो हमने टोटल तो 35 लगाए थे, तो वो 35 जो है वो हमारे रिकवर हो जाएंगे, 35 जो हमारे रिकवर हो जाएंगे, तो इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट पे क्या हुआ था, एक्सपोर्ट पे सेल्स था 80 का, वेरिएबल कॉस्ट थी 40 की, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 40 का। उसने कहा था कि जो एक्सपोर्ट के यूनिट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे 1.5 मिलियन तक, तो यानी कि अगर $40 में बेच रहा हूँ 1.5 मिलियन, तो ये हो गया हमारा $60 मिलियन। इस पर टैक्स हो गया 21%, तो ये 39 सी फिर 80 आ गया। इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होगा। ये निकाला इसलिए ताकि हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकाल सकें। अच्छा, अब हमारी जो सब्सिडी से था वो कैश फ्लो था 210.50 और इससे कैश फ्लो हुआ 39, यानी इंक्रीमेंटल कितना हुआ इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा सब्सिडी से इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आया 171.50, ये 5 साल के लिए। इसी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा मैं 171.50 को, जो यहाँ पे गिवन है मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एन्युटी फैक्टर से, और 35 जो मेरी वर्किंग कैपिटल रिलीज हुई थी उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये मेरी PVCI आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमने निकाल लिया था पहले ही, तो ये मेरा NPV आ गया $103.082 के अंदर, ये मिलियन में है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो अगले क्वेश्चन हम करते हैं, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये नवंबर 2013 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये लीजिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि ABC लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग हैविंग एक्सेस टू मशीन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. द कंपनी कैन हैव यूज ऑफ द मशीन फॉर द स्टिपुलेटेड पीरियड थ्रू लीजिंग अरेंजमेंट, और रिक्विजिट अमाउंट कैन बी बोरोड टू बाय द मशीन, यानी कि लीज कर सकते हैं, बाय बोरो एंड बाय कर सकते हैं। कह रहे हैं कि इन केस ऑफ लीजिंग द कंपनी रिसीव प्रपोजल टू पे एनुअल एंड of the year rent 2.4 lakh for the period of 5 year. In case of purchase, अगर हम परचेज करते हैं तो मशीन की कॉस्ट होती है 10 लाख। परचेज कैसे करेंगे, पहले बोरो करेंगे फिर बाय करेंगे। लिखा है कि अगर हम परचेज करते हैं तो 10 लाख की कॉस्ट बैठेगी। द कंपनी वुड हैव अ 12% 5 year लोन, यानी कि हमें 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पे, पेड इन इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बिगिन ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है वो कब ड्यू हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 2 लाख के हम बेच सकते हैं, यानी सैलवेज हो गई, हमारी स्क्रैप वैल्यू हो गई। At the end of year 5, the company uses straight line method of depreciation, corporate tax, post tax cost of capital of ABC Limited is 10%. तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि whether the machine should be bought or taken on lease, analyze the financial viability from the point of view of lessor assuming 12% पोस्ट कैपिटल। तो आप इसकी पिक्चर खींच सकते हैं या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपके साथ में रहे। तो इसका आंसर में शुरू करते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन साथ में रखा है तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 हम करते हैं लीज का, ऑप्शन 1 हमारा लीज का।
लीज रेंट है 2,40,000 और 2,40,000 पे टैक्स सेविंग हो जाएगी 30%, 72,000 रुपये। तो एनुअल लीज रेंट जो हमारे लिए इफेक्टिव जाएगा वो 1,68,000, 1,68,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और प्रेजेंट वैल्यू का जो हमारा फैक्टर है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो हमारा कॉस्ट पड़ेगी वो उसने गिवन दे रखी थी 10%, वो उसने दे रखी थी 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, सॉरी 12.5 नहीं, 12% ऑफ 5 ईयर्स। तो ये तो मेरा PVCO आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर मैं लीज करता हूँ तो मेरे जेब से 63,67,720 रुपीज़ जाएंगे, जिस ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। दूसरा ऑप्शन करते हैं हम अपना बोरोविंग एंड बाय का, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 बोरो एंड बाय। लेट एनुअल इंस्टॉलमेंट, मान लेते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट है X और इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 12% है। अब कैसे करेंगे इसको? अगर हम लॉजिकली देखें तो हम 0 ईयर पे हैं, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। उसने कहा था कि अगर क्वेश्चन में ध्यान से आपने पढ़ा तो क्वेश्चन में उसने लिखा था कि जो पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की वो होगी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कॉस्ट हमारी थी 10 लाख की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इक्वल होगी या क्या होगी, यानी इसके अंदर हमें मंथली जो ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो निकालनी पड़ेगी। तो इसको मान लेते हैं X, और ये 5 साल में हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि लास्ट के अंदर हमारी कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी। और इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा जो कि इस 10 लाख के बराबर आनी चाहिए, तो मुझे X की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने माना था उसको X, तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे आ गई X। ये X इसलिए लिया क्योंकि ये Y 0 पर है और हमें Y 0 चाहिए, और X मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और ये एन्युटी फैक्टर कहाँ तक आएगा, यहाँ से 1, 2, 3, 4, और हमारा KO दे रखा था इसमें, यानी WACC दे रखा था 10% का, WACC 10% का। लेकिन जब हम ये निकालेंगे तो हम 10% को नहीं लेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब हम इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो हम 10% को नहीं लेंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट निकल रही है, ये इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट जो है वो 12% का है। तो यानी इसको जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि जब मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊँगा, फैक्टराइजेशन सॉरी, जब मैं इसको डिस्काउंटिंग करूँगा तो यानी कि मैं इसको 12% पे करूँगा, 12% पे। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन है तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है हमें वही लेने पड़ेंगे, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपने आप से कैलकुलेट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स का फर्क आ सकता है, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर है वो हमारे नंबर काट सकता है, हो सकता है वो पूरा क्वेश्चन भी काट दे। तो बेटर ये रहेगा कि जो उसमें वैल्यूज दे रखी है हम उसी को यूज करें। तो ये मैंने 12% के रेट पे मैंने निकाला, तो ये X प्लस, और ये 1 से लेके 4 साल तक का 12% का ये आ गया, तो X प्लस ये करके, तो ये मेरा एनुअल इंस्टॉलमेंट, मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई 2,47,647। अब मुझे इस इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीज़ें जुड़ी हुई है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, मुझे दोनों को निकालना पड़ेगा। तो मेरा ईयर 0 से शुरू होता है क्योंकि इंस्टॉलमेंट पहले यहाँ पे करूँ 0, 1, 2, 3, 4, इंस्टॉलमेंट इतनी है। इंटरेस्ट पहले साल 0, प्रिंसिपल हमारा 10 लाख का, और इंस्टॉलमेंट 2,47,640। तो इंटरेस्ट पे कोई टैक्स सेविंग भी नहीं हुई, इंटरेस्ट पे ही नहीं हुआ, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 7,52,353। अब इस पे मैं 12% निकालूंगा, तो इसका जब मैंने 12% करा तो ये आ गया 90,282 रुपये। इसमें से ये इंस्टॉलमेंट माइनस कर दूंगा, तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, वो प्रिंसिपल मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो मुझे अगला प्रिंसिपल मिल जाएगा। फिर दोबारा मैं इस पर 12% निकालूंगा और फिर इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, वो प्रिंसिपल मैं फिर इसमें माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू पर फिर मैं 12% निकालूंगा, फिर इसको इसमें से माइनस कर दूंगा ताकि मुझे प्रिंसिपल मिल जाए। इस प्रिंसिपल में से मैं इसमें माइनस कर दूंगा और फिर जो नेट वैल्यू बचेगी वो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट तो आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट था ईयरली का, ये तो आ गया, लेकिन इंटरेस्ट पे मुझे टैक्स सेविंग होती है, तो इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टैक्स के रेट से, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, तो मेरी टैक्स सेविंग आ जाएगी। टैक्स रेट था हमारा क्वेश्चन के अंदर 30% का, तो इसको 30% से मल्टीप्लाई करा, ये आया। फर्स्ट 0 ईयर में तो हमारा इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना और फोर्थ ईयर में इतना, यानी टोटल आ गया 71,772। आगे नेक्स्ट हमें जो सेविंग होती है वो डेप्रिसिएशन पे भी होती है। अगर
लीजिंग का चैप्टर अगर आपने करा तो आपको पता होगा में इंटरेस्ट पे भी सेविंग होती है, डेप्रिसिएशन पे भी सेविंग होती है। तो डेप्रिसिएशन पे कितनी सेविंग होगी, 1 से लेके पूरे 5 साल तक। डेप्रिसिएशन हमारा 1,60,000 है। अभी 1,60,000 कैसे आया, हमारी जो कॉस्ट थी वो 10 लाख थी, स्क्रैप दे रखा था 2 लाख और 5 साल तक चलेगा, यानी कि 8 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 1,60,000। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टैक्स के रेट से, यानी 1,60,000 को जब मैं 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे टैक्स सेविंग आ जाएगी 48,000। ये 48,000 पर एनम है, यानी हर साल मुझे 48,000 की सेविंग्स होगी। स्क्रैप की बात करते हैं, सैलवेज हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो 5 ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.621 जो क्वेश्चन में गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा। अब मुझे चाहिए कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आउटफ्लो मेरे पास क्या क्या हो रहा है, अगर मैं कहूँ तो आउटफ्लो मेरे पास हो रहा है, एक तो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं और इंस्टॉलमेंट पे 2 चीज जुड़ी हुई है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। लेकिन इस इंटरेस्ट पे मुझे सेविंग्स हो रही है तो वो इसमें से माइनस हो जानी चाहिए, और डेप्रिसिएशन की मुझे सेविंग्स हो रही है वो भी माइनस हो जानी चाहिए। तो ये मेरा जो आएगा, ये आएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी थी, 247,647, 247,647 4 तक की। इंटरेस्ट की सेविंग मैंने निकाल ली थी, हमने यहाँ निकाली थी 27, ये वाली, ये मेरी इंटरेस्ट की सेविंग हो गई। डेप्रिसिएशन की सेविंग हमने यहाँ निकाली थी, ये नहीं। तो ये अमाउंट मैंने माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई मेरी। इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रिपीट जो क्वेश्चन में गिवन है वही लेना है, कैलकुलेटर से नहीं निकालना, नहीं तो एग्जामिनर क्वेश्चन को आंसर को काट देगा, नंबर नहीं मिलेंगे। 0.909 ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरी वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज और, ये मैंने जो शुरू कराया है ईयर 1 से शुरू कराया है, लेकिन ईयर 0 के अंदर भी पेमेंट हो रही है 247,647 की, तो वो ये मैंने यहाँ वैल्यू ले ली ईयर 0 की, और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई ईयर 0 की, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1 से लेके 4 तक की, क्योंकि 4 तक भी हुआ है, और ये वैल्यू आ गई मेरी सैलवेज की, ये मेरी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो है मेरी ये वाली है 48,000 की, ये वाली, ये हमारी Y5 पे है। उसमें से मैं सैलवेज की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज जो हमने निकाली थी यहाँ पे। तो यानी मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया 667,291। इसको कंपेयर कर लूंगा मैं इससे जो हमारा लीजेस का था, ये हमारा लीजेस का था, तो यानी कि हमारा लीजेस का ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर हमारा आउटफ्लो कम है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो मुझे पर्सनली लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवंबर 2016 के लिए, ये मई 2013 में आ चुका है। कह रहा है 1 जनवरी 2013 को एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में 5 शेयर थे ABCD, इनका प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है और बीटा दे रखा है, बीटा यानी रिस्क। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर 10.5%, यानी इसका WACC दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा फॉर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बीटा निकाल, बहुत इजी होता है पोर्टफोलियो बीटा निकालना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले पोर्टफोलियो बीटा निकालते हैं। तो सिक्योरिटी दे रखी थी ABCDE, प्राइस इसका ये दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरी मार्केट वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। अब मुझे मार्केट वैल्यू के वेट्स निकालने हैं, तो यानी कि मैं इसको इन सबसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वेट मिल जाएंगे। बीटा गिवन है, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये मेरा वेटेड बीटा आ जाएगा। उसको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पोर्टफोलियो का बीटा मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। आगे उसने क्या पूछा हमसे, अगला वो कह रहा है कि द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स फॉर फरवरी 2013, ठीक है, लेकिन हम थ्योरेटिकल वैल्यू तो तब निकालेंगे जब मुझे स्पॉट रेट पता होगा, यानी कि मुझे अभी का रेट पता होगा। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट द फुल हैज, कह रहा है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट वो बेचे ताकि वो, यानी फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट में जाए ताकि वो फुल हैज कर सके February for his portfolio if the current value of the Nifty, यानी ये मिल गया मुझे current value of Nifty 5,900 and Nifty future have a minimum trade lot, और lot बता रहा है 200 यूनिट का है। Assume that the